नमस्कार। आज हम जिस उपन्यास के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करने वाले हैं उस उपन्यास का नाम है बसंती, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी। झरोखे, कड़ियाँ और तमस जैसे तीन विभिन्न आयामी उपन्यासों के बाद बसंती का आना भीष्म साहनी के निर्बंध कथाकार की एक और सृजनात्मक उपलब्धि है। इस उपन्यास में एक ऐसी लड़की का चित्रण किया गया है जो मेहनत मजदूरी करने के लिए महानगर में आए ग्रामीण परिवार की कठिनाइयों के साथ बड़ी होती है और निरंतर बड़ी ही होती जाती है। भीष्म साहनी का बसंती उपन्यास हिंदी साहित्य में हाशिए के समाज, विशेषकर झुग्गी झोपड़ियों के यथार्थ और वहाँ की अदम्य जिजीविषा का अत्यंत मार्मिक और जीवंत दस्तावेज है। यह केवल एक स्त्री की कथा ही नहीं है, बल्कि यह महानगरीय सभ्यता के क्रूर तंत्र के बीच जीवन को तलाशती एक विद्रोही चेतना की कहानी है। सबसे पहले इस उपन्यास की कथा वस्तु हम समझते हैं। इस उपन्यास के केंद्र में दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली 14 वर्षीय अल्हड़ और जीवंत किशोर वय लड़की बसंती है। उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों से इस कहानी का आरंभ होता है। रोज की दिनचर्या चल रही है। चूँकि उपन्यास में पूरे समाज का जो जीवंत चित्रण होता है, इसीलिए उपन्यास को एक महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि वो आसपास के हमारी सामाजिकताओं का चित्रण होता है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का चित्रण होता है। एक मनुष्य के पूरे जीवन का चित्रण एक उपन्यास करता है, एक समाज का चित्रण उपन्यास करता है। बसंती घोर अभावों, गंदगी और प्रतिदिन के संघर्षों के बीच भी हंसकर जीना जानती है। उसका पिता है, इसमें उसका नाम नहीं आया है, उसको चौधरी संज्ञा दी गई है। वह बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी है, शोषक है और लालची प्रवृत्ति का है, जो अपनी बेटियों को बोझ समझता है। और वहीं बेटा दिन भर सोया रहे तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन बसंती 10 बजे तक नहीं उठती है तो उसे न जाने किन किन विशेषण से उसको नवाजा जाता है। आगे चलने पर हमें ये भी पता चलता है कि बाकी दोनों पुत्रियों का विवाह उसने पैसे लेकर किया था, यानी अपने एक शब्दों में कहा जाए तो उसने अपनी बेटियों का व्यापार किया था, अपने बेटियों को उसने बेचा था। और तीसरी बेटी जो है बसंती, उसके साथ भी ये यही काम कर रहा था। ये क्या करता है कि चंद पैसों के लालच में बसंती का विवाह एक 60 वर्षीय बुलाकी राम रहता है, वो दर्जी का काम करता है, उससे तय कर देता है। जब पैसे लेकर उसने विवाह तय किया और बुलाकी राम की तीसरी शादी है, ऐसा इस उपन्यास में मिलता है कि 2 उसकी और पत्नियां रहती हैं, उसको छोड़कर चली गई रहती हैं, क्योंकि उसका मुख्य कारण ये था कि इसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी रहती है, 60 वर्ष का हो चुका रहता है। और दूसरा ये कि इसके मुंह से हमेशा लार टपकती रहती है। और तीसरा ये कारण भी था कि संतान नहीं उत्पन्न हो पाती है। तो ये 3-4 ऐसे कारण थे कि ऐसा पता चलता है कि पूर्व में उसकी 2 पत्नियां उसे छोड़कर चली जाती हैं और तीसरी शादी ये बसंती के साथ करने जाता है। तो बारात लेकर बसंती के दरवाजे पहुंचता है, लेकिन पीछे फिर उसके बाद में चौधरी आकर बोलता है कि बसंती से तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बसंती ने चूहे मारने वाली दवा खा ली है। तो जब वो ये कहता है तो बारात लौट जाती है। फिर एक दिन ये आता है बुलाकी राम, तो हालांकि बहुत बचने की कोशिश करता है चौधरी, लेकिन इसकी नज़र चौधरी से मिल जाती है। तो वो कहता है
कि 1200 होंगे, यानी कि 1200 में वो बसंती को बेचने का निर्णय करता है। तो बुलाकी कहता है, क्यों भला 1200? 800 पर बात पक्की कर चुका है, 600 पेशगी ले चुका है, अब 1200 कह रहा है। अपनी जबान से तू क्यों मुकर रहा है? यह बात अच्छी नहीं है चौधरी, आदमी को जबान का पक्का होना चाहिए। तो चौधरी कहता है कि 1200 तो लूँगा मैं, कहेगा तो आज ही उसके हाथ पीले कर दूंगा। 400 पेशगी अभी दे दे, पूरे 1000 हो जाएंगे, और बाकी 200 लुगाई घर आ जाने पर दे देना। तो फिर वो बोलता है 1200 क्यों? किस बात के 1200? 800 पर तो तैने जबान दी थी। तो फिर वो कहता है जबान दे चुका हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, 14 बरस की भी नहीं है छोरी, अब 14वें में पैर रखा है, और तेरे जैसे के हाथ में दे रहा हूँ, नहीं तो 10 आदमी रोज इसके लिए पूछते हैं, अब मंजूर हो तो बोल। फिर आगे चल के वो ये भी कहता है कि आ, सभी जानते हैं समाज में कि तू कितना बूढ़ा हो गया है और तुझे औलाद नहीं जन्ना है, तो इस वजह से मैं तुम्हें इतने में ही निपटा दे रहा हूँ, तो तुम मेरा शुक्रिया बोलो। फिर उसी दिन क्या होता है कि हमें सत्ता का एक क्रूर चेहरा हमारे सामने आता है, जैसा हम आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। हालांकि ये उपन्यास 1980 के दशक का लिखा गया है, लेकिन आज 2026 में हम हैं, तो 2026 में ही भी हम उन चीज़ों को देख सकते हैं कि कैसे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं, और कभी शासन का बुलडोज़र आता है और बिना पूर्व चेतावनी दिए ही उनकी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है, खंडहर बना दिया जाता है। अब वो आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? दिल्ली महानगर और बड़े बड़े महानगर, मुंबई, तो ये मुझे लगता है कि ये आम बातें हो गई हैं। वहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ, वहाँ के लोगों की बहुत दयनीय स्थिति है। तो जिस समय ये सब सारी बातें चल रही होती हैं, तो वो कहता है कि तुम आज ही बारात लेके आ जाओ, लेकिन अचानक से क्या होता है कि पता चलता है कि सबके घर तोड़े जा रहे हैं। तो उसमें इंसान जो अपनी सामान ले जाते बनता है, उठा के ले जाता है, कुछ तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान वहीं पे वो छोड़ देता है, उठा नहीं पाता है। उसी समय अचानक से बहुत तेज़ी से बारिश होने लगती है, तो उसमें भी बसंती की माँ जो है वो गिर जाती है, लेकिन वो तो अच्छा भाग्य उसका रहता है कि वो कूल्हे के पास उसको चोट लगती है, लेकिन वो फिर भी जीवित बच जाती है। नहीं तो वो जिस तरीके से गिरती है, जो लेखक ने बताना चाहा है कि उसकी जान भी जा सकती थी, वहाँ बच जाती है। अब बसंती है, बसंती भी अपना कुछ सामान वहाँ, अपनी क्लिप वगैरह, उसे याद आता है कि मैंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर वो सोचती है अगर लेने जाऊँगी तो ये लोग मुझे भी उसी मिट्टी में मिला देंगे, क्योंकि इतनी क्रूरता वहाँ दिखाई गई है शासन की कि बिल्कुल वो रुकते नहीं हैं किसी के। वहाँ की औरतें काफ़ी गालियाँ भी देती हैं, काफ़ी कश मतलब उनको बद्दुआएं देती हैं। तो वो क्या करते हैं, पुलिस वाले कुछ रहते हैं कि कुछ पैसों का लालच देकर वहीं के झुग्गी झोपड़ियों के ही कुछ आदमियों को पैसे का लालच देते हैं और कहते हैं तुम घर तोड़ो। तो वहाँ की जो कुछ महिलाएं रहती हैं जो घर तोड़ते हैं, उनको भी वो शब्द श्राप देती हैं। तो ये कहते हुए कहानी आगे बढ़ती है। फिर बसंती जो है, अगला नज़ारा हमें मिलता है कि बसंती एक लड़के की साइकिल पे खूब घूम रही है। वो सबको वो कपड़े पुरुषों वाले पहनी है, तो यही कारण है कि वो अपने पिता के सामने से भी गुजर जा रही है, माँ के सामने से गुजर जा रही है, लेकिन कोई इसे पहचान नहीं पा रहा है क्योंकि उसने अपना रूप ही परिवर्तन कर लिया है। फिर आगे चल के हमें पता चलता है कि वो जिसकी साइकिल पे बैठी है वो कोई दीनू नाम का लड़का रहता है। इससे इसकी मुलाकात किसी की शादी में हुई रहती है। तो दीनू चूँकि एक वो भी किशोरावस्था उसकी रहती है, तो अब अपनी उम्र का, और कहते भी हैं कि किशोरावस्था वो आंधी तूफान की अवस्था होती है। तो जब दो हम वयस्क मिलते हैं तो एक आकर्षण होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। इसमें
मनुष्य अपने आप को बहुत चाहता तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उस चीज तरीके से पूरे तरीके से हट नहीं सकता, क्योंकि वो प्रकृति की देन होती है। हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम भाव उमड़ना, वो प्रकृति की देन होती है। वहीं आप देखेंगे कि थर्ड जेंडर वगैरह भी होते हैं, या फिर जो होमोसेक्सुअल होते हैं, या तो मतलब ऐसी तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जिनमें आकर्षण नहीं भी हो पाता है एक दूसरे से। पुरुषों पुरुषों में आकर्षण हो जाता है, पुरुष को महिला से आकर्षण नहीं रह जाता है, क्योंकि उसकी प्रकृति ही वैसी बनी है। उसमें इंसान क्या कर सकता है, उसके हार्मोन्स ही प्रकृति ने ऐसे बनाए हैं। तो यहाँ भी उसकी मुलाकात होती है तो वो उसके प्रति आकर्षित हो जाती है, चूँकि महिलाओं में थोड़ा सा ये रहता भी है कि महिलाएं समर्पण करना चाहती हैं, कि महिला में मातृत्व के गुण होते हैं। और प्रेमचंद जी ने भी कहा है एक जगह, गोदान में ये पंक्ति है कि पुरुष में यदि स्त्री के गुण आ जाते हैं तो वो महात्मा बन जाता है, लेकिन स्त्री में अगर पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वो स्त्री उल्टा बन जाती है। तो बिल्कुल स्त्रियों में वो ममता, वो ममत्व रहता है। हालांकि बदलते हुए ज़माने में थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी सी परिवर्तित हुई हैं। तो अब फ़िलहाल हम बात करते हैं बसंती उपन्यास में। तो बसंती को यहाँ आकर्षण हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो उससे बोलती है कि तुम मुझे भगा ले चलो। अब बसंती काम करने जाती है बड़े बड़े लोगों घर में, जैसे दिल्ली महानगर में वैसे भी लोग झाड़ू पोछा बर्तन के लिए काम वाली को रखते हैं। तो उसी तरीके से बसंती भी जाती है बाई जी के यहाँ काम करने, श्यामा बाई जी के यहाँ काम करने। तो 4-5 घर पकड़े रहती है। तो वो मतलब वहाँ से सिनेमा देखती है, टीवी वगैरह देखती है। तो वो थोड़ा सा उस अपने काल्पनिक दुनिया में जीने लगती है, और महिलाएं वैसे भी थोड़ा काल्पनिक ज़्यादा होती हैं, तो अपनी काल्पनिक दुनिया में जीने लगती है। तो फिर उसे लगता है कि ये दीनू के साथ रह के बहुत खुश रहेगी, बस बशर्ते ये उस बूढ़े बुलाकी के पास जाए शादी करके। तो ये इसको क्या करता है कि दीनू से कहती है तुम मुझे भगा ले चलो। तो दीनू भी इसको साइकिल पे, दीनू एक यूनिवर्सिटी है, हालांकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वहाँ एक तरीके से चर्चा की गई है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो एक मकान वहीं आसपास में, जो वो यूनिवर्सिटी में ही खाना बनाने का, बर्तन धुलने का काम करता है, लेकिन उसको रहने के लिए भी वहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो रात के अंधेरे में बसंती को वहाँ लेके जाता है, लेकिन बसंती वहाँ पे कहती है कि तुम मुझसे शादी करो। बोलता है कैसे शादी कर लूँगा। तो रास्ते में आते हुए उसने 2-3 फूल चुरा लिए थे। तो वो एक वही है, एक उसका बचपना बोलें या फिर उसकी अल्हड़पन बोलें उसका। तो वो एक फ़ोटो ले आती है भगवान का, पता नहीं किस ज़माने का रखी रहती है। तो फ़ोटो को सामने रखती है और उसी के फेरे लेती है, कहते ये फूल हैं, ये तुम इसका सिंदूर बना के मुझे लगाओ। तो ऐसे कह के उसे ऐसा लगता है कि उसने उसके साथ शादी कर ली है, उसके साथ शादी करके वो रह रही है। हालांकि उसे पता नहीं होता है, वो तो केवल वासना पूर्ति के लिए अपने लिए आया रहता है। ये चीज़ें चल के बाद में खुलती हैं, जब वो डेली आता है और भेड़ियों की तरह इस पे टूट पड़ता है बसंती पे। बसंती उसका प्रतिरोध करती है। तो वो कहता है मैं तुझे यहाँ किस लिए लेके आया हूँ, रखैल बना के तो लेके आया हूँ। तो वो कहती है कि क्या तुम मेरे पति नहीं हो। वो बोलता है कौन सा पति, क्या तुमने मुझसे शादी किया है। तुम तो वो बोले कि तुम मुझे फिर साथ क्यों ले आया है। तो ये चीज़ बहस आगे चलते हुए पता चलता है कि एक रुक्मी नाम की उसकी और पत्नी रहती है, जिसे वो गाँव में छोड़ के आया रहता है। और ये एक दिन क्या करता है कि वहाँ के लोगों को जब पता चल जाता है इसने किसी लड़की को अपने रूम में रखा है, तो वो उसको नौकरी से निकाल देते हैं। और ये नौकरी से जब निकाल देते हैं तो ये भी बसंती को बिना बताए एक दिन बसंती को 300 रुपये में बेच के और 50 रुपये में जो अपनी साइकिल एक लड़के को दे के वहाँ से चला जाता है। उसके दोस्त का नाम बरडू रहता है, जो उसे 300 रुपये में ख़रीदता है। तो फिर वहाँ जब बसंती के साथ वो गलत व्यवहार करता है तो बसंती कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो बताता है कि उसने तुम्हें मुझे बेच दिया है, वो घर भाग गया है। तो वो इसके बाद भी बसंती इतनी अंधी हो गई रहती है उसके प्रेम में कि इतने के बाद भी उसको उसके ऊपर अभी भी विश्वास है कि वो आएगा, ज़रूर आएगा एक दिन। जो दीनू रहता है वो एक दिन ज़रूर आएगा।
लेकिन जब ये देखती है कि दीनू सच में नहीं आया, उसे लगता है कि ये हम मुझे बिना बताए ये भाग गया है, तो थोड़ा सा संदेह उसके मन में होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यानी स्वप्न है प्रेम, तो वो अंधा हो जाता है, वो किसी की नहीं सुनता है। जो सामने प्रत्यक्ष है वो उसमें भी अंधे बने रहता है। तो वही हाल उसके साथ थी। फिर एक दिन वो बरडू के चंगुल से बसंती बाहर निकल आती है, और जहाँ पे पहले काम करती है जो श्यामा बीबी रहती हैं उनके घर चली जाती है। तो श्यामा बीबी काफ़ी दिन बाद उससे पूछती हैं, उसको देखती हैं तो उसको पूछते हैं, तो इतने दिन तक कहाँ थी? तेरे पिता हैं वो मेरे घर के चक्कर काटते रहते हैं, कि उनको लगता है कि मैंने ही तुझे कहीं छिपाया हुआ है, जबकि ये तू भी जानती है कि मैंने तुझे नहीं छिपाया है, तू तो अपने खुद से ही भागी है। तो यहाँ पे वो बताती है अपनी सारी चीज़ें कि कैसे उसके जीवन में जो जो घटना हुआ, कैसे वो दीनू से मिली, दीनू के साथ भागी, फिर दीनू ने एक्सेप्ट किया कि मैं तुझको केवल अपनी वासना पूर्ति के लिए लेके आया था। तो वहीं पे पता चलता है सबसे पहले पाठक वर्ग को कि वो गर्भवती रहती है बसंती। फिर एक दिन क्या होता है कि जब श्यामा बीवी को सब कुछ बताती है, तो श्यामा बीवी कहती हैं कि अब तू क्या करेगी, कहाँ जाएगी? तो उसके बाद भी बसंती कहती है कि वो ज़रूर आएगा, लेने ज़रूर आएगा। श्यामा बीवी उनको खूब समझाती हैं कि तू अभी भी संभल जा, तू गलत रास्ते पे जा रही है, वो नहीं आएगा। वो अगर उसको आना रहता तुझे बताए बिना तुझे बीच के क्यों जाता? लेकिन वो भी फिर भी अंधी बनी रहती है अपने प्रेम के आगे। वो कहती नहीं, वो ज़रूर आएगा मुझे लेने। तो ये क्या करती हैं, उसकी सुरक्षा के लिए अपने दोस्त के घर भिजवा देती हैं बसंती को। लेकिन फिर वहाँ से उसके पिता को पता चल जाता है कि बसंती यहाँ इनके घर में छिपी हुई है, तो आके उसको बाकायदे ले जाते हैं, पीट उठ के मार वार के पूरा। फिर उसके बाद कहानी में अगला मोड़ आता है कि बसंती की शादी जो है उस बुलाकी के साथ कर दिया जाता है। उस बुलाकी को पता रहता है कि इसके बच्चा होने वाला है, तो वो कहता है कि इसके बाद भी चौधरी उससे मांगता है कि 200 रुपये तुम मुझे और दो, क्योंकि मैं बसंती तो दे ही रहा हूँ, साथ में तुम्हारे घर का चिराग भी तुमको सौंप रहा हूँ। अब यहाँ उसको ही मतलब एक वजन बना लेता है, उसके बच्चे को ही वजन बना लेता है। कहता है कि तुम देखो, तुम तो 60 साल के बूढ़े हो गए, तुमसे तो बच्चा होगा नहीं, और सारा समाज तुम्हें थू थू करते फिरता। अब सोचो अगर ये बात हमारे तुम्हारे बीच रहे कि बसंती जो है इसको गर्भ है, ये पेट से है, और ये तुम्हारे पास जाकर बच्चा होगा, तो सभी लोग सोचेंगे कि तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी ही ख्याति फैलेगी। वो बुलाकी इस मामले में तो थोड़ा अच्छा लगता है बसंती को, क्योंकि वो जब आती है तो बसंती के पाँव दबाता है, उसका पाँव सहलाता है, उसके लिए कपड़े बनाता है, उसके बच्चों के लिए जो कपड़े बनाया रहता है वो दिखाता है, बसंती जान बसंती लाली ऐसे कह के उसको पुकारता है। उसको एक भी काम नहीं करने देता है, इनफैक्ट खाना वगैरह भी वो बना के लेके आता है। तो ये धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहती है। तो एक लड़के को जन्म देती है बसंती, जिसका नाम रखा जाता है पप्पू। अब एक दिन क्या होता है कि अब बसंती काफ़ी अच्छी साड़ियाँ पहनने लगती है, उसका बच्चा भी जो है वो काफ़ी अच्छा, अब वो दर्जी था ही तो कपड़े वगैरह अच्छा पहनेगा ही, और दर्जी था दूसरों के कपड़े सिलता था, तो आमदनी भी इससे होती थी। फिर आगे जो कहानी बढ़ती है कि एक दिन ये आगे जब कहानी बढ़ती है तो कहानी इसके गांव के दिखाता है, जो दीनू रहता है। तो उसकी बीवी को गर्भ ठहरता नहीं है, तो गांव की कुछ महिलाएं बताती हैं इसके ऊपर देवी का प्रकोप है, देवी जब तक इसके सर से उतर नहीं जाएंगी तब तक इसके गर्भ नहीं ठहर पाएगा। फिर वो मंदिर ले जाता है ज्वाला देवी के, तो फिर वहाँ बलि वगैरह देता है। फिर वहाँ जो अंधविश्वास यहाँ पे दिखाया गया है कि कुछ उसे पैसे काफ़ी ऐंठ लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं सारे पंडित कि इसकी देवी चली गई हैं। वहाँ से करा के जब ये ले आता है तो अपनी पत्नी को वापस ये लेके दिल्ली में फिर आ जाता है।
वो कहता है कि मैं दिल्ली में, हालांकि अब वो शुरू से शहर में रह चुका था, तो वो अपनी माँ के कहने के कारण ही थोड़ा अंधविश्वास में पड़ गया था। लेकिन वो वहाँ से कह के आता है कि मैं दिल्ली जाके इसकी अच्छी खासी दवा करवाऊँगा, ये दवा से सही होगी। तो फिर ये दिल्ली लेके आता है, तो अचानक से क्या होता है कि एक दिन रोड क्रॉस करते हुए बसंती अपने बेटे के साथ और वो जो बूढ़ा बुलाकी रहता है, लंगड़ा हुआ दर्जी, उसके साथ वो सड़क पार करती रहती है। तब तक ये दीनू इसके सामने आ जाता है, दीनू को देख लेती है। बसंती खूब खुश हो जाती है, देखा मैंने कहा था, मैंने श्यामा बीवी से भी कहा था कि तुम ज़रूर आओगे एक दिन। तो फिर वो पप्पू को उसके सामने कर देती है, ये तुम्हारा बच्चा है, ये तुम्हारा लड़का है, लो इसको संभालो। वो कहता, अब वो और प्रफुल्लित हो जाता है, भाई इतने सालों से रुक्मी को लड़का नहीं हुआ था, बच्चा नहीं हो रहा था, तो इसका साक्षात इसका पुत्र खड़ा है, तो वो थोड़ा सा महाभाव विभोर हो जाता है। फिर वो कहती है कि मैं अब उसके साथ नहीं रहूँगी। बोला तो तुम्हारा पति है ना बुलाकी, वो बोले कि मैं बुलाकी के साथ नहीं रहूँगी, तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई थी, मुझे अपने साथ ले चलो। तो ये जहाँ रुक्मी को लेके रहता है उसी कोठरी में इसको भी लेके आता है, तो ये भी वहीं रहने लगती है। उसका वो तो वासना टाइप प्रवृत्ति का व्यक्ति था ही, तो अब दोनों के साथ वो अपने वासना की पूर्ति करने लगता है। फिर वहाँ धीरे धीरे काम आगे कहानी बढ़ती है। फिर वो काम शुरू कर देती है, 4-5 घरों में बर्तन झाड़ू पोछा का काम करती रहती है। फिर वो अब चूँकि बसंती शुरू से ही बड़े लोगों के घर में काम करती आई है, वो शहरों में कैसे क्या चीज़ें होती हैं, तो वो शहरी महानगरीय वातावरण से काफ़ी ज़्यादा परिचित हो गई रहती है। तो उसके सामने वो जो रुक्मी रहती है, वो भले गोरी चिट्टी रहती है, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है, इसलिए वो मुख्यतः शांत बनी रहती है। अब इसकी दवा भी करवाती है बसंती। ये बसंती दिल में बहुत अच्छी रहती है, इसके साथ घुल मिल जाती है, उसको कोई परवाह नहीं है कि मेरी सौतन है, ये साथ है, लेकिन उसके बाद भी वो एक्सेप्ट कर लेती है उसके साथ रहना। तो वो कहती मैं तुम्हारी दवा करवाऊँगी, तुम्हारे भी बच्चा होंगे। तो लेके इसको मेरठ भी जाती है, दवा करवाती है। तो हर एक चीज़ रहता है, यहाँ तक कि पैसे भी केवल बसंती कमाती है। वो दीनू भी नहीं जाता है पैसे कमाने, और वो खैर वो तो गांव की महिला रहती है रुक्मी, वो नहीं जाती। वो रुक्मी के पास अपने बच्चे को छोड़ के जाती है, लेकिन यही उसके मन में तसल्ली रहती है कि चलो मेरे बच्चे कोई देखने वाला है, कम से कम भले ही मैं वहाँ जाके मैं सब कुछ बर्तन सबका धुल के आने के बाद मैं भी घर पे भी खाना बनाती हूँ, लेकिन एक उसे तसल्ली रहती, कम से कम जो पप्पू है उसको देखने वाला तो है कोई। तो इस वजह से उसके मन में कोई सौ टाइप का व्यवहार उसके साथ वो नहीं करती है, और मन में कोई भावना भी नहीं है। लेकिन उसके मन में थोड़ा सा मन उसका परिवर्तित तब होता है जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है। रुक्मी को भी बच्चा होता है, तो ये बच्चा जब हो जाता है तो इसका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। ये जो दीनू रहता है वो अपनी पहली पत्नी को और उसके बच्चे को ही ज़्यादा प्यार करने लगता है। फिर यहाँ पे रुक्मी भी उसकी दुश्मन बन जाती है। हमेशा उसको लगता है कि मेरे बच्चे को मार डालेगी, मेरे बच्चे को ये देखना नहीं चाहती है बसंती के लिए। तो फिर एक दिन क्या होता है कि पता नहीं वो बसंती का एक उसकी कल्पना रहती है, या फिर जो भी रहता हो, तो बसंती देखती है कि एक दिन उसको उल्टी हो रही है उसके बच्चे को, रुक्मी के। तो वो उसको उठाती है, जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाती है, रात का समय रहता है। उधर वो रुक्मी चिल्लाती है मेरे बच्चे को ये मारने के लिए लेके जा रही है। तो फिर वो डॉक्टर वहाँ उसका ममत्व जगता है, फिर डॉक्टर उसको दवा देते हैं। हालांकि डॉक्टर जब देखते हैं तो वहाँ डॉक्टर कुछ ऐसा लगता नहीं, कहती कहाँ दस्त हो रही है, कहाँ इसको कुछ है। तो वहाँ पे मतलब पाठक वर्ग ये अनुमान लगाता है, मैंने तो यही अनुमान लगाया कि वो केवल उसके मन की एक कोरी कल्पना रहती है, जबकि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं रहता है। तो फिर इसके बाद जब वापस लेके आती है तब जाके रुक्मी इसको कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की जान बची है, उसको बहुत ज़्यादा धन्यवाद वगैरह देने लगती हैं। तो समय धीरे धीरे ऐसे बीतता जाता है। फिर एक दिन वो सब खाना पीना बनाने की दुकान लगाने लगती है बसंती, लेकिन फिर वही चीज़ें होती हैं कि पुलिस वाले आके वहाँ, अब ये पता चलता है कि पहले तो झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया था पहले दृश्य में, लेकिन अब यहाँ अंतिम दृश्य में हमें ये पता चलता है कि जो पटरियों पे दुकानें लगती थी
उनको भी अब हटाया जा रहा है। रेहड़ी पे दो खोमचे वाले हैं, सबको वहाँ से हटाया जा रहा है। तो बसंती की जो खाने पीने की दुकान लगती थी वो भी हट गई। तो अब फिर इस दृश्य में यही दिखाता है कि इसका जो दीनू रहता है वो दीनू अपनी वाइफ के साथ सामान पैक करके अपने बच्चे को, जो उसका दूसरा बच्चा था, उसको लेके ये गांव की तरफ चल देता है। और यहाँ बसंती बेचारी अकेले रह जाती है। लास्ट वाले दृश्य में हमें फिर वही चीज़ें पता चलती हैं कि सब कुछ तोड़ा जा रहा है, सब भाग रहे हैं अपने सामान को लेकर। उधर काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो गया है उसका पिता, जो चौधरी रहता है, जो बसंती का पिता रहता है, वो भी पुलिस वाले उसका उस सामान, उसका बक्सा वगैरह लेके उसको हटा रहे हैं, तो वो दौड़ता हुआ भाग रहा है। उसकी माँ भी दौड़ते हुए भाग रही है। वो बसंती चिल्ला रही है आके, लेकिन बसंती की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। फिर कहते कहते हुए यहाँ पे इस कहानी का अंत हो जाता है, और दर्दनाक अंत एक तरीके से कहा जाएगा। तो इसमें वही कथा है कि दिल्ली जैसे महानगर में नए नए सेक्टर और कॉलोनियाँ उठाने वालों की आए दिन टूटती झुग्गी बस्तियों में टूटते गरीब लोग, रिश्ते, नातों, सपनों और घरंदों के बीच मात्र बसंती ही है जो साबुत नजर आती है। वह अपने परिवार, परिवेश और परंपरागत नैतिकता से विद्रोह करती है, बिल्कुल विद्रोह करती है। वो बाकी बहनों की तरफ किसी गाय की तरह किसी खूंटे में नहीं बन जाना चाहती। वो स्वच्छंद है, वो अपने आप को स्वच्छंद मानती है, इसीलिए वो वहाँ बूढ़े बुलाकी के साथ विवाह नहीं करना चाहती है। वह अपने परिवार, लेकिन वो गलत टाइप में पड़ जाती है, गलत संगत में पड़ जाती है। गलत, अब उसको गलत कहा जाए कि एक परिस्थिति कहा जा सकता है कि अगर वो वहाँ से नहीं जाती तो बूढ़े बुलाके के गले में बांध दी जाती। उसके पास वो आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन है। वह अपने परिवार, परिवेश और परंपरागत नैतिकता से विद्रोह करती है। यह विद्रोह उसे दैहिक और मानसिक शोषण तक ले जाता है, पर उसकी अपनी निजता को कोई हादसा नहीं तोड़ पाता। प्रेमिका और पत्नी के रूप में कठिन से कठिन हालात को तो क्या बीबी जी कहकर उड़ाने और खिलखिलाने में ही जैसी बसंती की सार्थकता है, दूसरे शब्दों में वह एक जीती जागती जिजीविषा है। यह उपन्यास महानगरीय जीवन की खोखली चमक दमक और ठोस अंधेरी खाइयों के बीच भटकती बसंती जैसी एक पूरी पीढ़ी का शायद पहली बार प्रभावी चित्रांकन प्रस्तुत करता है। आज भी न जाने हमारे आसपास न जाने कितनी ऐसी बसंतियां हैं कि शायद जिनका अंत इससे भी ज़्यादा भयावह होता हो। बहुत बसंतियां ऐसी हैं हमारी। धन्यवाद।